फास्ट टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर ऋषिकेश से है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश पर वन विभाग से संबंधित खाली पड़ी भूमियों के चिन्हीकरण की कार्रवाई विरोध के बीच आज भी जारी है। वन विभाग, पुलिस और प्रशासन की टीम ने आज सुबह 8 बजे से ही गुमानी वाला और साथ ही शिवाजी नगर के आसपास के इलाकों में खाली पड़ी भूमि को चिन्हित कर नपाई का काम शुरू कर दिया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश से संबंधित बोर्ड भी जमीनों पर लगाए जा रहे हैं। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग सड़क भड़क उठे और साथ ही लोगों ने प्रदर्शन करते हुए वन विभाग को बैक के नारे लगाए हैं। और साथ ही लोगों का कहना है सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर वन विभाग की जो कार्रवाई हो रही है वह गलत है। सरकार अंकित भंडारी हत्याकांड से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए यह षड्यंत्र रच रही है। बड़े नेता जो वोट मांगने के लिए हैं उनके दरवाजे आते हैं, वहां मदद के लिए गायब है। और साथ ही विरोध के बीच प्रशासन की टीम लोगों को समझाने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश केवल वन विभाग से संबंधित खाली पड़ी भूमि को चिन्हित कर रिपोर्ट तैयार करने की है। और साथ ही स्वाभिमान मोर्चा के नेता सुधीर राय में इस कार्रवाई को सरकार का एक तरफ आदेश बताया है और कोर्ट का सहारा लेकर लोगों को बेघर करने की चाल और अंकिता हत्याकांड में जिन लोगों के नाम के खुलासे हो रहे हैं उस मुद्दे से भटकने के लिए ये सब किया है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सर ये बिल्कुल गलत है और वन विभाग द्वारा जो ये कार्यवाही है ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम आपको ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए सर कि हम लोगों ने ये जमीन खरीदी हुई है। खुद हम 40 साल से जो है यहाँ पर रह रहे हैं। हमारे पिताजी ने ये जमीन जो है फ्री में नहीं हमने कोई कब्जा रखी है। हमने इस जमीन, पिताजी ने ये जमीन खरीद के जो है हम यहाँ पर बैठे हैं। 40 साल हम लोगों को यहाँ पर हो गए हैं। हमारे पास बिजली का कनेक्शन है, हमारे पास पानी का कनेक्शन है और सारी परियोजनाएं यहाँ पर लागू हुई है। अभी वर्ल्ड बैंक की पानी वाली परियोजना यहाँ पर आई है। तो हम कहीं से भी गलत नहीं है। अगर हम लोगों ने ये जमीन कब्जाई होती तो हम स्वीकार करते। हम सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी जनता के लिए है। जब जनता ही नहीं रहेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्या काम करेगा। और हम उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि आप हमारा संज्ञान लीजिए, आप हमको बचाइए, क्योंकि आपने ही हमें सारी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर दी हैं। और हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि जब इस एरिया में कोई अगर एनक्रोचमेंट हो रहा था या कब्जा हो रहा था, जो कि आप आज कह रहे हो कि हो रहा है, पहले तो नहीं है ऐसा, क्योंकि सब लोगों ने पैसा देके इस जमीन को खरीदा हुआ है। छोटे छोटे मकान यहाँ पर लोगों के बने हुए हैं। 50 गज 100 गज में लोगों ने अपने मकान बना रखे हैं। खून पसीने की कमाई से जो है जमीन खरीदी हुई है। और आज आप कह रहे हैं जाओ यहाँ से। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा निवेदन है, सुप्रीम कोर्ट से निवेदन है कि आप इसका संज्ञान लीजिए और जनता के लिए कुछ काम कीजिए, कुछ हमें बचाइए इस आपदा से। नहीं तो हम बेघर हो जाएंगे। हम कहाँ ले जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चे? विकलांग माताएं हैं, विकलांग पिता है, क्या करेंगे हम लोग? क्या नाम है आपका? योगी रावत। देखिए, कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है ये मेरा अपना ये मानना है कि ये सरकार की हेवा हवाली का मामला है। सरकार में इस पर कतई सजग नहीं है। सरकार ये मामले को डाइवर्ट करने के लिए ऊहापोह की स्थिति में लिया गया फैसला है। जो 600 एकड़ का पूरा मामला है, इसको अगर आप डिसीजन को ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें सरकार को बताया गया है कि पहले आप फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाइए। वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट के आधार पर, उस सर्वे के आधार पर जो है इसका मसला हल किया जाएगा। तो सरकार ने कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी नहीं बनाई है। अगर बनाई है तो सरकार उसको बताए कि कौन कौन लोग उसमें कमेटी में है और उन्होंने क्या निर्णय लिया है। तो आनंद फानंद में केवल अंकिता हत्याकांड का जो मामला आज पूरे उत्तराखंड में सुर्खियों में है, उसको डाइवर्ट करने के लिए जो ये पूरी प्रक्रिया की जा रही है। हम ये कहते हैं सरकार से, अगर ये सरकार चाहे तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए, उसमें जो मेंबर है वो सब यहाँ आके सर्वे करे और वास्तव में जो स्थिति है, क्योंकि लाखों लोग उस भूमि में बस चुके हैं और कई वर्षों से उस भूमि में बसे हुए हैं।
तो उनका आकलन ले, उनसे पूछे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट भेजे। मेरा ये मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश इतना ही जरूरी है तो लाखों सुप्रीम कोर्ट के आदेश है जो दबा कर रखे हुए हैं। आप ज्यादा दूर नहीं, ऋषिकेश क्षेत्र का मामला ले लो। ऋषिकेश क्षेत्र में अतिक्रमण का मामला कई वर्षों से सुप्रीम कोर्ट ने दे रखा है कि वो मेन रोड जरूरी, लेकिन क्योंकि वहां पे धन्ना सेठों के मकान है और वो सब धन्ना सेठ कहीं ना कहीं ये जो भाजपा की सरकार है उससे जुड़े हुए हैं, और ये केवल ग्रामीण तबका जो है, जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, उसको दबाने के लिए किया गया है। ये तो वन विभाग की लगती हुई भूमि क्या ऋषिकेश में नहीं है? जो शहरी क्षेत्र है तमाम वन विभाग की भूमि है। और मैं ये समझता हूँ कि आप ये देखिए, जो पशुलोक की भूमि जिसकी ये बात कर रहे हैं, उसका यहाँ की जनता को क्या लाभ हुआ है? तमाम जो ऊपर से जो है आपने रिहेबिलिटेशन हुए हैं, वो देखो खानगांव से लेकर वो उनको दे दिया गया है। अगर वही चीज यहाँ पे इन लोगों ने अपने पैसे से या अर्जित की है तो सरकार को क्या दिक्कत आ गई? सरकार को चाहिए, अगर चाहिए तो इसको राजस्व ग्राम घोषित करे, और जो यहाँ पे इनको जो जमीन है उसमें जो राजस्व उनको देना है वो यहाँ के लोग देने के लिए तैयार है। तो सरकार इस पे निर्णय ले और तब जाके ये सारी जो पैनिक हो रखी है यहाँ की जनता, उनको सांत्वना देने का काम करे। ये फाइल की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि जो ये पशु लोक सेवा समिति की जो लैंड थी, उसमें जो अभी फिलहाल जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं उसको छोड़ते हुए जो खाली भूमि है उसको जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है अपने कब्जे में ले। तो उसके लिए जो है जो अगली तारीख इसमें लगी है माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो उससे पहले हमको कंप्लायंस के भी जो है निर्देश दिए हैं। तो इसी क्रम में जो है हम आज जो है न्यायालय के आदेश के क्रम में जो है जो हमारा ये वेकेंट लैंड है रेजिडेंशियल हाउसेज को छोड़ते हैं, तो उसका जो है पोजीशन यहाँ पे लेने आए हैं। सर, लोग थोड़ा सा पैनिक हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो पैनिक ना हो, क्योंकि उनको डर इस बात का है कि उनके घर तोड़े जाएंगे। इसमें हमारा यही कहना है कि अभी माननीय न्यायालय ने भी जो है इसमें सिर्फ वेकेंट लैंड को ही पोजीशन में लेने की बात कही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है ये जो है वन भूमि के द्वारा जो है लीज पहले समिति को जो है दी गई थी, तो अभी फिलहाल जो है वेकेंट लैंड को लेने की बात कही है। तो जो है हम किसी के जो रेजिडेंशियल हाउसेज हैं या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं, तो उसमें अभी कोई भी पोजीशन या कोई भी कार्रवाई अभी फिलहाल नहीं कर रहे हैं। तो इसमें मेरा यही सबसे अनुरोध रहेगा कि जो है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है, तो उस आदेशों के अनुपालन में जो है टीम का जो है सहयोग किया जाएगा। ठीक है, क्या परिचय सर आपका? मैं अमित कंवर हूँ, DFO देहरादून। ठीक, थैंक यू। खबर जसपुर से है, जहां ई-केवाईसी को लेकर राशन डीलर और साथ ही उपभोक्ताओं में हुआ घमासान। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से आ रही है, जहां पर जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा राजपुर में सरकारी सस्ता गल्ला राशन वितरण प्रणाली में सरकार के आदेशानुसार राशन डीलरों द्वारा राशन कार्ड उपभोक्ताओं की जा रही ई-केवाईसी लगातार राशन डीलरों का सिरदर्द बनती जा रही, जिसके चलते जसपुर के ग्राम राजपुर में ई-केवाईसी को लेकर राशन डीलर शाहाना बेगम अपने पुत्र मोहम्मद अतीक व भांजे जुनैद के साथ राशन कार्ड उपभोक्ताओं की दो मशीन से ई-केवाईसी के कार्य कर रहे थे। गाँव के ही रहने वाले मोहम्मद शमीम, वसीम व मोहसिन वली अली कुछ गांव के अन्य लड़के दुकान पर ई-केवाईसी कराने को लेकर कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में धक्के मुक्की के साथ मारपीट हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के लोग चोटिल हो गए हैं। दोनों पक्षों ने स्थानीय पुलिस को घटना की लिखित शिकायत देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया है, जिसमें ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक गुल नवाज बेग ने बताया कि इस मारपीट के मामले में डीलर पक्ष से 3 व दूसरे पक्ष से 4 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया जा रहा है। पास ग्राम राजपुर से 2 पक्ष आपस में आए थे, जिसमें एक पक्ष के 4 मेडिकल थे और एक पक्ष के 3 मेडिकल थे। जिस पक्ष के 4 मेडिकल थे उनमें से एक पेशेंट्स को हमने आपके JLN रुद्रपुर एक्सरे एडवाइस किया है, ऑर्थो के लिए हमने उसको रेफर किया है। उसके सस्पेक्टेड था कि फ्रैक्चर है लेग्स में और राइट शोल्डर पर उसका मूवमेंट नहीं था। प्राथमिक उपचार, इसके अलावा जो अदर पेशेंट थे उन सबको प्राथमिक उपचार दिया गया है। प्राथमिक उपचार इस पेशेंट को भी दिया गया है और उसके बाद उनका मेडिकल बना के उनको पुनः उनके घर भेज दिया गया है। उसमें जो दूसरे पक्ष में 3 लोग हैं, उसमें एक के तो आपके इंजरी है फोरहेड पे, लेकिन कोई भी ऐसी मतलब कंप्लेन नहीं है कि उनको जो कोई हेड इंजरी सीवियर हो। वो भी प्राथमिक उपचार वगैरह दिया है, उनकी ड्रेसिंग वगैरह की है और उसके बाद उनको भी घर भेज दिया गया है।
एक के थोड़ी फिंगर पे इंजरी है। कंप्लेंट कर रहे थे, आए पीछे उनके बाप की टांग टूटा हुई, उसे पीछे खड़ा कर दिया और 5-6 लड़के आए और आके बस बच्चों को खींचा और खींच के बस मार पीट शटर में दे कर मारा। 8-10 लड़के थे, पूरा ग्रुप बन का आया था साथ में। मैं चेहरे से जानती हूँ, नाम से नहीं, इनके ही परिवार के पूरा ग्रुप था। बड़ा तगड़ा सा लड़का था। मैं इन्हें जैसे बचाने चली, मेरी ये मारा, ये कंधे पे मारा मेरे। ये नौकर हैं, हम बैठे रहेंगे, तुम उस टाइम पे घर जाके करो, ऐसा करो। मैंने कहा ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो रहा है। बच्चों को मैंने 2 को बिठा दिया, बस इधर तू तड़ाक पे आ गए। बस फिर कुछ नहीं, उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उसके बाद मेरे बच्चे दोनों, हमारे घर पर तो कोई रहते ही नहीं, कोई है ही नहीं परिवार। दोनों बच्चे मैं लेकर गई थी, इनके दोनों जल्दी हो जाएगी के भाई। बस हम 3 ही माँ बेटे थे, कोई था ही नहीं, हम तीनों माँ बेटे थे। मेरा लड़का एक KYC करा के ले गए थे, मैं बीमार आदमी। KYC जब करा के ले गए तो इसने जो था, क्या बाहर खड़े हो, बाहर निकलो। और एक लड़का बोला भाई अंदर लाइन लगाओ, तो इसने जो है एकदम से लड़के पे मेरे हाथ छोड़ दिया और मुझ पर भी छोड़ दिया। इसकी घरवाली जो शाहाना बेगम डीलर है, और इसके लड़कों ने बदमाश मिला के, एक का नाम मोनिस है, एक का आतिफ है, और इसका खुद का नाम सरताज अली है। जो इसका जो हस्बैंड है शाहाना बेगम का, दुकानदार का हस्बैंड सरताज अली, जो नौकरी करता सिंचाई विभाग में। अब मेरी टांग टूट गई, फिर दोबारा धक्का मारा। चौकी चले गए, चौकी से हमने लिखवा के हम जो है 2 नंबर पर फ़ोन करा, पहले 100 नंबर पर फ़ोन करा, फिर चौकी चले गए बच्चे लेके मुझे, और फिर हमने यहाँ मेडिकल कराया है। अब कानून की मदद चाहिए हमें। हमारे लोगों के लगी 2 तो लेडीज़ हो गया, इसके लड़कों ने मारा है, और 2 भैया हम हो गए और एक लड़का है। 5 लोगों के चोट लगी है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार हो रहे अत्याचार और साथ ही हिंसा पर धर्मनगरी हरिद्वार में साधु संत और हिंदूवादी संगठन ने बांग्लादेश खिलाड़ियों पर रोक लगाने की मांग की है। मायादेव मंदिर परिसर में इकट्ठा हुए अखंड परशुराम अखाड़े से जुड़े लोगों ने IPL में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को शामिल न करने की मांग की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं और भारत की सरकार IPL खेलों में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को खेलने की अनुमति दे रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि अगर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को रोक नहीं लगाई गई तो जिस मैदान में मैच आयोजित होगा वहां पहुंचकर विरोध किया जाएगा। हमारी मांग कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, सरकार चाहे तो 1 मिनट में पूरा कर दे, क्योंकि अच्छी मांग है। क्योंकि जो सनातन के विरोधी देश बांग्लादेश है, जो हिंदुओं को काट रहे हैं, उनके खिलाड़ियों को हम खरीद के यहाँ खिलवा रहे हैं और खिलवा के अपने भारत में हिंसा पैदा करवा रहे हैं। तो पहली बात तो IPL ही गलत है। चलो खेल रहे हैं, अच्छी बात है। दूसरी बात, बांग्लादेश के खिलाड़ी को ना खरीदे, अगर खरीदे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम सब सड़क पे आएंगे, क्योंकि बांग्लादेश हमारे लोगों के साथ अच्छा नहीं कर रहा है। इसलिए सरकार बांग्लादेश के खिलाड़ियों को बैन लगाए, भारत में आना ही बंद करे। आज यहाँ से आवाज उठी है, पूरे विश्व में जाएगी। हम तो ये कहते हैं भारत सरकार से कि IPL में जो भी सेठ लोग इन खिलाड़ियों को खरीदते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तानी खिलाड़ी ना खरीदे जाए। अगर ये खरीद के खेलते हैं तो उस फील्डिंग और उस प्रांगण जहां ये क्रिकेट मैच खेलेगा, तो वहीं के आदमी उनको सबक सिखाने का काम करेंगे। पूरे संत समाज अब जाग चुका है, पूरा भारतवासी जाग चुका है। अगर 1 करोड़ आदमी सड़कों पे उतर गए तो धूल चटा देंगे बांग्लादेश के खिलाड़ियों। खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड के साधु संतों ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को एक नया नाम दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए किए गए कामों को समर्पित धर्मरक्षक धामी पुस्तक का संतों ने विमोचन किया है। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह किशोरी और साथ ही कई बड़े संतों की उपस्थिति में धामी पर लिखी इस किताब में उनके द्वारा सनातन की रक्षा को लेकर किए गए सभी बड़े फैसलों को शामिल किया गया है। किताब में लैंड जिहाद, UCC, मजार जिहाद और साथ ही गंगा कॉरिडोर सहित कुल 26 बड़े निर्णयों का जिक्र किया गया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि धामी जी के कामों को लेकर लिखी यह पुस्तक न केवल सनातन के रक्षक के तौर पर उन्हें स्थापित करती है, अपितु आज उन्हें संतों के धर्म रक्षक धामी नया नाम भी दिया है। और साथ ही रुपेंद्र प्रकाश ने कहा कि आज के उत्तराखंड में धामी द्वारा किए गए सनातन के कामों उन्हें संतों ने आशीर्वाद और साधुवाद दिया है।
रक्षक के रूप में जो धामी जी ने काम किए हैं, चाहे वो लैंड जिहाद, लव जिहाद, थूक जिहाद और यूसीसी, अन्य ऐसे अनेकों बिल जो इस राज्य की अस्मिता को बचाने के लिए बहुत आवश्यक थे, इसलिए आज संतों ने भी एक सुर में उनकी प्रशंसा की। और व्यक्ति की प्रशंसा पीठ पीछे की जाए तो बहुत अच्छी है। तो संतों के अनुरूप, इस देवी भूमि के अनुरूप उनका जो आचरण है, उनका जो कार्य करने की कुशलता है, उसके लिए आज संतों ने उनको बहुत साधुवाद दिया। इसके आज धामी जी का एक नया नाम दिया गया है, धर्म रक्षक धामी। ये बात सत्य है। जिन बहनों ने ये पुस्तक लिखी है, आपने देखा होगा जब से धामी जी यहाँ मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन्होंने सनातन पे भी कार्य किया है। और आपने देखा होगा, चाहे वो लौ जहाज हो, लैंड जहाज हो, कोई भी जहाज हो, सबके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो चार धाम की यात्रा है और जितने भी हमारे मंदिर है, जितने भी सनातन के काज है, मैं समझता हूँ कि धामी जी से ज्यादा किसी ने ऐसा कार्य नहीं किया। हम सभी संतों की ओर से धामी जी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। ठीक है। खबर रुड़की से है, जहां जिला सहकारी बैंक के एटीएम में लगी है भीषण आग से पूरा एटीएम मशीन जलकर हुई राख। एटीएम में लगी इस आग से लाखों रुपए का बताया जा रहा नुकसान। रात 12 बजे के करीब बताया जा रहा मामला। रुड़की के बीटीगंज का मामला। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग इतनी भीषण थी कि अगर समय से ना बुझाई जाती तो और भी बिल्डिंग को ले सकती थी चपेट में। बैंक कर्मियों द्वारा अभी तक पूर्ण रूप से नहीं कराया गया आग लगने से हुए नुकसान का ब्यौरा दर्ज। खबर ऋषिकेश से है, जहां वन विभाग की बैठक से और साथ ही कार्रवाई से भयभीत लोगों की बैठक हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश के आसपास के इलाकों में वन भूमि पर हो रहे चिन्हीकरण की कार्रवाई को लेकर भयभीत लोगों की बैठक हुई है। यह बैठक शिवाजी नगर में की गई, जिसमें पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी और अभिनव सिंह मलिक के नेतृत्व में सैकड़ों लोग शामिल हुए। लोगों ने बैठक में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर अपने अपने विचार रखे। पार्षदों ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खाली भूमि को चिन्हित करने की है और इसमें अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 5 जनवरी को मामले में दूसरी सुनवाई होनी है, जिसका सभी को इंतजार है। और फिलहाल लोगों ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से तत्काल विशेष सत्र बुलाकर वन भूमि पर काबिज क्षेत्र को विशेष कानून के तहत हक देने की मांग की है। आज बैठक हुई है शिवाजी नगर में, क्या मुद्दा रहा, क्या चर्चा हुई, क्या निर्णय लिए गए? देखिए, बैठक अब क्या है कि जो वन विभाग है या संबंधित विभाग है वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। अब जनता को भी अपना कार्य करना हमें, तो हमने जो है यहाँ पर आज बैठक रखी थी जनता के साथ और विचार विमर्श ये हुआ है कि सर्वप्रथम जो है एक तो हम जो है कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे और दूसरा जो है हमारे को जो है सरकार से एक निवेदन है स्पष्ट रूप से, हम एक विशाल जनसभा की यहाँ पर बात हमने तय करी है कि हम जनसभा रखेंगे। उसमें जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारे जो है वन मंत्री दोनों को आमंत्रित करेंगे और उसके बाद जो है आपसे विषय रखा जाएगा कि भाई इतनी सारी पब्लिक को राजस्व जो है क्षेत्र घोषित किया जाए और इसको जो है राजस्व क्षेत्र करने के बहुत सारे दस्तावेज हमारे पास उपलब्ध है। ये पूरी फाइल मैं समझता हूँ इसके अंदर पड़ी है हमारी और ये कोर्ट में हम सबमिट करेंगे और यहाँ पर योजना ये बनी है कि हम लोग जो है विशाल जनसभा करेंगे और उसमें जो है मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेंगे। कोर्ट में अगर आप अपना मीटिंग हुई है, क्या इस मीटिंग का एजेंडा रहा और किस प्रकार की चर्चा हुई, क्या निर्णय लिए गए हैं? देखिए, जनता बहुत कंफ्यूजन में थी कि एकदम से वन विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम क्षेत्रों में घूम रही है लाठी डंडे लेकर, तो एक भ्रमित वाली स्थिति थी। तो एक जनता के साथ आज संवाद रखा गया जिसमें हजारों की संख्या में जनता उपस्थित हुई। उनको बताया गया कि जो भी कार्रवाई हो रही है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे हो रही है और इसमें भविष्य के लिए रणनीति तय की गई कि हम जो मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है उसमें एक कमेटी बनाकर उसमें पार्टी बनेंगे और अपना पक्ष भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखेंगे।
इसके अलावा और कुछ सुझाव सामने आए हैं? इसमें काफ़ी सुझाव आए हैं क्योंकि इसमें ये सुझाव भी आए हैं कि अगर ये फॉरेस्ट लैंड थी तो इसमें सरकार ने ये सड़कें कैसे बनाई, स्कूल का निर्माण कैसे करा, सरकारी स्कूल की सुविधा कैसे दी, सीवर लाइन की परियोजना कैसे दी, बिजली के कनेक्शन कैसे दिए। तो अनेकों सुझाव आए हैं और काफ़ी दस्तावेज भी पुराने लोग लेके आए हैं। उन सभी दस्तावेजों को लेकर और एक आपसी रायशुमारी कर ये अपना पक्ष हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखेंगे। अपना परिचय बता दीजिए। जी, मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रीय पार्षद हूँ। मेरा नाम अभिनव सिंह मलिक है। खबर चित्रकूट से है, जहां चित्रकूट में एक सड़क लोगों के लिए मजबूरी और दिक्कत बनती नजर आ रही है। आपको बता दें, चित्रकूट सीतापुर रामघाट गया प्रसाद महाविद्यालय के पीछे वार्ड नंबर 5 में अभी हाल ही में 150 मीटर सड़क तो बनी, पर उक्त सड़क को अवधेश शरण जी के मकान से सरजू धारा नाले में न मिलने से मोहल्ले वासियों को मुसीबत झेलनी पड़ रही है। रास्ते में कई जगह जल भराव के कारण आवागमन में भारी दिक्कत हो रही है। बरसात में तो पैदल निकलना दूभर हो जाता है। इस पर ना तो कोई नगर पालिका की निगाह है और न ही शासन प्रशासन की कोई कार्रवाई करने को तैयार है। अगर जिम्मेदार इस पर अमल नहीं करते हैं तो आधा दर्जन मकान खतरे में बढ़ जाएगा। अगली बारिश दंश झेलना पाना असंभव है, अतः इस पर अमल करते हुए अतिशीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा है। गया प्रसाद महाविद्यालय के पास सीतापुर बगड़िया। अच्छा, गया प्रसाद के पीछे रहते हैं जी। तो कब से यहाँ रह रहे? ये हमको हो गया करीब 12-13 वर्ष हो गया सर। ये देख रहे हैं कि यहाँ जो है पानी भरा रहता है, रास्ता नहीं है जी। आप वृद्ध आदमी हैं, यहाँ कैसे जो है आना जाना हो पाता है? अरे मेरा जीवन यापन तो बड़ी मुश्किल से हो रहा है। बरसात का तो पानी कोई बात ही नहीं है, बारिश के बाद भी जो है ये दुर्दशा यहाँ की जो है इस तरीके है कि कोई सुनाई नहीं हो रही। रास्ता इतना ख़राब पड़ा हुआ है, आगे रास्ता थोड़ा सा बना भी है लेकिन आगे ये पीछे जो रह गया है ये इतना जो है कि यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, मेरा जीना मुश्किल है। भजन करते करते जो है यहाँ इतनी परेशानी है कि क्या बताऊँ, कोई सुनाई नहीं, कोई सुनता ही नहीं। तो ये रास्ता जो है, ये इधर जो नाला पड़ रहा है, कौन सा नाला है? सरजू धारा है क्या? ये सरयू नाला है। तो इस रास्ता को माने क्या चाहते हैं कि वहाँ मिला दिया जाए? जी हाँ, अगर इतना रास्ता उधर से मिला दिया जाए तो सरकार जो यहाँ के रहने वालों को कुछ थोड़ी सी राहत मिल जाएगी। भजन करते हैं यहाँ, साधु संत बहुत लोग रहते हैं, बड़ा जीवन यापन यहाँ का जो है बड़ा खराब है। अच्छा, तो यहाँ से मोहल्ले के सभी लोगों को दिक्कत होती होगी? सबको दिक्कत है यहाँ, सबको। छोटे छोटे बच्चे बेचारे स्कूल जाते हैं, स्कूल नहीं पहुँच पाते हैं, और वृद्ध आदमी हम भी जो है बहुत मुश्किल है, नहीं पहुँच पाता, दर्शन करने के लिए नहीं जा पाता। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। खबर सोनभद्र से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में पंचर बनाने की दुकान में लगी भीषण आग। आपको बता दें, संदिग्ध परिस्थितियों में टायर पंक्चर की दुकान में लगी आग। घटना में लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। आधी रात के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में धुआं उठते देख लोगों ने दी सूचना। दुकान के अंदर सोया था दुकानदार और उसका परिवार। समय रहते सभी सुरक्षित बाहर निकले। आग लगने की घटना से मचा हड़कंप। अनपरा थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही। खबर सीतापुर से है, जहां प्रेमी युगल का पेड़ से लटकता हुआ शव बरामद हुआ और साथ ही पेड़ पर एक ही फंदे से लटके मिले दोनों शव। 15 दिन पूर्व परिजनों से छिपकर की थी शादी। जमीन पर पैर सटे होने की अनहोनी की जताई जा रही है आशंका। तालगांव थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। हरगांव थाना क्षेत्र के अनियारपुर की गांव की घटना बताई जा रही पूरी। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर पिछले 3-4 महीनों से लगातार घटनाएं होने के बाद भी अलीगढ़ में विद्युत विभाग की लापरवाही देखने को मिली है। जहां थाना क्वारसी क्षेत्र के रामगढ़ पंजीपुर में 11,000 वोल्टेज की लाइन रिहायशी घरों के बिल्कुल ऊपर से होकर निकल रही है। पिछली कई घटनाओं में भी स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायतें की जा चुकी हैं और या तो इस लाइन को हटा दिया जाए या फिर इसकी कोई सुरक्षा ऐसी कर दी जाए जिससे निवासियों की जान को खतरा ना बने। लेकिन विद्युत विभाग का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है।
शनिवार को भी कहीं से उड़कर आए हुए राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत इसी 11,000 वोल्टेज की लाइन के संपर्क में आने से हो गई थी और लाइन टूटकर नीचे गांव के रास्ते पर गिरी पड़ी। आनंदपानी में वन विभाग के अधिकारियों और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृत मोर को अपने कब्जे में ले लिया है, लेकिन अभी तक संबंधित किसी अधिकारी के द्वारा करंट के रूप में दौड़ रही मौत की इस लाइन को सही करने की किसी को भी फुर्सत नहीं मिल पाई है, जिससे जान का खतरा लोगों की लगातार बना हुआ है। आपका क्या नाम है? पुष्पेंद्र। कहाँ रहते हो? पंजपुर। ये जो 11,000 का तार टूटा है, कहाँ टूटा है ये? यही हमारे घर पर ही टूटा है। कैसे टूटा था ये, किस कारण से? मोर निकल के आ रहा था, वो मोर टच हो गया था लाइन से। मोर का क्या हुआ? खत्म हो गया? तो फिर इसको और बच गए खत्म होने से। मोर को लेने सूचना किसको दी मोर के बारे में? मोर के बारे में इतना पुलिस को करी थी। अच्छा, तो जय साहब को फोन किया था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। वो मोर कहाँ है फिर, वो मरा हुआ? मोर पुलिस वाले आए थे, वो ले गए थे। और किस तरह की घटना होने से बची? कई लोग बचे, 5-6 लोग। गाड़ी घड़ी की 4 दिन की। तो ये 11,000 का तार टूटा है, क्या जुड़ गया? नहीं जुड़ा? नहीं जुड़ा भाई, कोई सुनवाई नहीं है। किस तरह की हालत में ये तार? ये पर आया था, ये पर आया 11,000 का। तो ये तो नंगा तार है नहीं है? ये रहा नंगा तार भाई। इसी की वजह से तो बचे। तो क्या इसी की वजह से बचे लोग? इसी की वजह से। तो अब आप क्या चाहते हैं यहाँ पे? ये लाइन उतरनी चाहिए। लाइन उतर जाएगी तो फिर लाइन खत्म हो जाएगी, फिर कैसे करोगे? लाइन उतरनी चाहिए केबल वाली, यही चाहते हैं? क्या नाम है आपका? सुमित कुमार। तो ये 11,000 का मामला था, क्या मामला था, किस तरह का था? ये मामला ऐसा है सर, ये 11,000 के हमारे यहाँ से एलटी लाइन जा रही है। अच्छा। तो एलटी लाइन नहीं, खुली लाइन जा रही है 11 वाली जो है। तो इस पर कल की बात है, 11:30 12 बजे की बात है। और राष्ट्रीय पक्षी था हमारा मोर। तो मोर का 11 से एक्सीडेंट हो गया। 11 लाइट चल रही थी, उसका एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो खुले तार पड़े हुए हैं कि केबल डाली है यहाँ पर, कवर्ड केबल। हमारी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जो खुले तार हैं ये खत्म हो जाए और केबल जो पड़ जाए 11 की लाइन केबल द्वारा जाए। जी जी। तो कल इस मामले में जो एक्सीडेंट हुआ है, कल कोई आदमी बच गए? कोई आदमी कुछ? इससे पहले भी एक घटना हुई थी, तो एक लड़का था वो कम से कम 25 साल का। ये कितने दिन पहले की बात है? कितने साल? ये है तकरीबन 4-5 साल पहले की बात है। तब लड़का एक एक्सपायर हुआ था और उसके बाद भी कई घटना हो चुकी है। अभी भी आज जो कल घटना हुई है 11:30-12 बजे, तो इसमें क्या है कि कम से कम 5 आदमी इधर उधर भाग रहे, उनकी हल्की हल्की से चोट सी भी आ गई है। बहुत ज़्यादा गंभीर हादसा होने वाला था। तो ये खबर आपने पुलिस अधिकारी या कृषि? हमने प्रशासन को कॉल किया था, 112 पे भी कॉल किया था और 1076 पे भी कॉल किया, 1912 पर भी कॉल किया, पर हमारी समस्या कोई समाधान नहीं हो पा रहा। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि हमारी इस समस्या का वो किया जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत कुमार बघेल। तो कल ये 11,000 का तार टूटा है, ये कहाँ पर, कौन सी जगह पर टूटा है और कैसे टूटा है? ये टूटा है रामगढ़ पंजीपुर, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़। अच्छा। तो ये मोर बैठ गया था 11,000 की लाइन पे ऊपर, तो उसकी मृत्यु हो गई और 4-5 लोग नीचे ही बैठे हुए थे। वो बेचारे जाने जैसे ऐसे बच्चे हैं और एक हमारे भैया हैं, उनकी तो बिल्कुल सर पे ही तार गिरा था। अच्छा। उनके जो है मतलब थोड़ी सी जलने जैसे निशान आ गए हैं, वो बच ही गए हैं बस। तो इस 11,000 के तार टूटने से कोई पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है जिससे कि लोग हो चुकी हैं। एक बार तो मैं खुद ही बचा था, हमारे चाचा जी हैं, गेट पे मैं बैठा हुआ था, अचानक तार टूटा तो मैं वो तो अच्छा था, गेट में अंदर भाग गया, मैं बचा था। और एक घटना पहले भी एक बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, आज से 4-5 साल पहले करीब। तो अब आप क्या चाहते हैं, ये लाइन हटवाने के बारे में? ये चाहते हैं कि ये लाइन हटे, यहाँ से या तो एलटी लाइन आए या फिर पंच वाली कोई वैसी जुगाड़ जिससे कि कोई हानि ना हो, दिक्कत ना हो। यानी ये लाइन जो खुली लाइन पड़ रही है हट जाए और आप ये चाहें केबल वाली लाइन पड़ जाए जिससे कोई आगे कोई घटना ना हो।
जी। खबर सीतापुर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में प्रेमी युगल ने मंदिर के पेड़ से लटककर खुदकुशी की और साथ ही बीते कुछ दिनों पूर्व ही दोनों ने किया था मंदिर में प्रेम विवाह। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। जनपद के हरगांव थाना क्षेत्र के अनिया गांव का पूरा मामला। अगली खबर चित्रकूट से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर चित्रकूट के सरधुवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत रघुवंशीपुर के पास आज शनिवार को दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार बिजली विभाग के लाइनमैन 2 लोगों की मौत की जानकारी मिलने के अनुसार मृतक राजू मौर्य पुत्र भागवत प्रसाद निवासी चकौन कोतवाली करवी और साथ ही श्यामदेव दुबे पुत्र तीरथ प्रसाद पूर्व थाना पिपराइच और निवासी गोरखपुर जो पहाड़ी पावर हाउस में लाइनमैन के पद पर कार्यरत थे और चिल्लीमल गांव में बिजली का काम करके बाइक से वापस लौट रहे थे। तभी रघुवंशीपुर के पास उनकी बाइक में अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों मौके पर ही गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जिनको स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने गंभीर अवस्था में पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा है, जहां राजू मौर्य को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और साथ ही श्यामदेव दुबे को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। मेरा नाम बसंत लाल मौर्य है। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई है? देखिए, मैं घर में था। दरअसल मुझे एक गांव के मेरे बंदे हैं तो फ़ोन किए कि तुम्हारे चाचा का एक्सीडेंट हो गया। मैं सरकारी अस्पताल पे आया तो यहाँ चाचा स्ट्रेचर पे पड़े थे जी। देखा तो ऐसा मुझे हालत महसूस हुआ कि लगता है कि चाचा एक्सपायर हो गए हैं। डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टरों ने कुछ देर बाद कहा कि तुम्हारे चाचा एक्सपायर हो गए। अच्छा, जो एक्सपायर हुए उनका क्या नाम है? वो राजू मौर्य। कहाँ गए थे? ये गए थे जय साहब पे कहने पे गए थे पावर हाउस, चिल्लीमल का कोई पावर हाउस थे। कोई 33 की लाइन खराब हो गई थी जी, तो उसी को ठीक करके आ रहे थे। अच्छा, कुछ लोग बताए कि रघुवंशीपुर मोड़ के 100 फुट पहले ये वहीं पे गिरे और पड़े थे नीचे गड्ढे में। अच्छा, तो कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं? ये मुझे लगता है 20+ हो गया, इनका 20 साल से ऊपर हो गया लगता है नौकरी से, मुझे मानना है। किस पावर हाउस में काम करते थे? वर्तमान पहाड़ी पावर हाउस पे काम करते थे और जेई के दिशा निर्देश से गए थे काम करने। अच्छा, कितने बजे घटना हुई है लगभग? घटना की जानकारी तो मुझे लग रहा है, मेरा अनुमानित टाइम है तो मुझे बताए तो 2:30 बजे है, पर उसके पहले मुझे लगता है एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, 1 से 2 के बीच की घटना है? हाँ, 1 से 2 की घटना है ऐसा लग रहा है। अच्छा, राजू कितने भाई थे? राजू 2 भाई थे। अच्छा, सबसे बड़े हैं? नहीं, सबसे छोटे हैं। अच्छा, राजू के बच्चे? हाँ, 3 बच्चे हैं जी, आकाश, विकास और एक लड़का प्रकाश जी। लड़कियां भी थी? हाँ, एक लड़की थी तो उनकी पिछले साल शादी हो गई। पत्नी क्या नाम था इसकी? पत्नी का नाम सुमन देवी। अच्छा, ये एक्सीडेंट कैसे हुई है पता नहीं चला? अभी इसकी जानकारी नहीं है। कुछ लोग वहाँ से भी बताए हैं कि अभी कैसे हुआ इसकी जानकारी भी नहीं है। अच्छा, पुलिस के द्वारा क्या कहा गया है? पुलिस के द्वारा कहा गया है कि अभी जांच करेंगे वहाँ पे, देखते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप। कैसे क्या घटना हुई है? गए थे सर वहाँ। अच्छा, वहाँ जिस बदले हैं चिल्ली वापसी आ रहे थे जी, चिल्लीमल पंप करने वापसी आ रहे थे जी। आते समय मैं इनसे आगे था, ये मुझसे पीछे थे जी। इसके बाद जब मैं आगे था तो इनको मैंने जब आ गया हूँ आगे में इनसे तो रुक इनको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं रिसीव हुआ इनका। जब वहाँ मैं पहुँचा हूँ तो इसके आगे मेरे सामने वहाँ पुलिस पहुँच गई। अच्छा, कितने बजे यहाँ से गए थे आप? वही 11 बजे। अच्छा, वापसी कब आ रहे थे? कितने टाइम में लगभग? समय नहीं देखा। लगभग कितना? वही 2 बज गया था। 2 बज गया था। तो जब मौके में आप पहुँचे तो किस हालत में मिले हैं? मौके में तो सही सलामत, वहाँ तो सांस नहीं चल रही थी राजू की। अच्छा, राजू सांस नहीं चल रही, गिरे पड़े थे? रोडे में थे कि किनारे में थे? नहर है तो नहर में। तो वहाँ पे कुछ ग्रामीणों ने कुछ बताया कि कैसे क्या हुआ? कोई नहीं था। अच्छा, कोई नहीं मिला उस तरह कि कैसे क्या घटना हुई? कुछ नहीं पता। क्या नाम है आपका?
खबर बदायूं से है, जहां बदायूं में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। युवक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने की बात सामने आई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। घटना बिसौली कोतवाली क्षेत्र के निजामुद्दीनपुर शाह सेटा खेड़ा गाँव के पास रेलवे लाइन की है। रेलवे ट्रैक पर युवक का शव मिलने से आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। मृतक की पहचान गाँव निवासी 22 वर्षीय हरवेंद्र पुत्र कोमिल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह शनिवार रात किसी समय घर के बाहर निकला था। रात करीब 1 बजे बरेली से चंदौली की ओर जाने वाली ट्रेन की चपेट में आने से युवक को गंभीर चोटें आई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर बदायूं के बिलसी कोतवाली से है, जहां पर बिलसी कोतवाली क्षेत्र में 4 महीने पहले हुए एक सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। लंबे समय से उपचार चलने के बाद युवक की हालत अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे दोबारा अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। युवक की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बदायूं बिजनौर हाईवे पर बिलसी नगर के समीप 4 माह पूर्व यह घटना हुई थी और साथ ही गढ़हौली गाँव निवासी 27 वर्षीय युवक बाइक से रिश्तेदार से अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान सामने आ रहे एक पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी थी और इसी हादसे में युवक को गंभीर चोटें आई थी, जबकि बाइक पर मौजूद 2 अन्य लोग हल्की चोटों के साथ बच गए थे। घटना के बाद घायल को पहले सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद जहां से गंभीर हालत होने पर निजी अस्पताल रेफर किया गया। लंबे इलाज के बाद हालत में कुछ सुधार आने पर उसे घर लाया गया, लेकिन समय के साथ उसकी तबीयत फिर बिगड़ती चली गई। शनिवार को अचानक हालत नाजुक हो गई और इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। खबर महोबा से है, जहां महोबा में सिंचाई के दौरान एक मृतक का मिला है शव। आपको बता दें, महोबा की खबर है, जहां महोबा जिले में एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां सिंचाई के दौरान एक अधेड़ किसान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। 50 वर्षीय किसान का शव खेत में अचेत अवस्था में मिला है। परिजनों को आशंका है कि कड़ाके की ठंड या फिर फसल के नुकसान के सदमे ने किसान की जान ले ली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। महोबा जनपद के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत ननौरा गाँव में इस वक्त मातम छा गया, जब एक मेहनतकश किसान की खेत में गई मौत। 50 वर्षीय गोवर्धन कुशवाहा अपने खेत में ही रहकर सिंचाई करने का काम कर रहे थे और उनकी पत्नी जब खेत खाना लेकर पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उनकी चीख निकल गई। गोवर्धन खेत के बीचों बीच बेसुध पड़ा था और साथ ही शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण परिजन मौके पर जमा हो गए, लेकिन तब तक किसान की सांसें थम चुकी थी। किसान की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक गोवर्धन अपने पीछे 4 बच्चों का रोता बिलखता परिवार छोड़कर गया है। परिजनों का कहना है ठंड का प्रकोप बहुत अधिक है और सिंचाई के दौरान पानी के संपर्क में रहने से गोवर्धन को ठंड लग गई, जिससे उनकी जान चली गई है। सूचना मिलते ही श्रीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल का मुआयना किया। फिर पुलिस ने ग्रामीणों की मौजूदगी में पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मौत की असली वजह अभी तक साफ नहीं हो सकी। क्या यह मौत ठंड के कारण हुई है, हार्ट अटैक से हुई है या इसके पीछे कोई और कारण है, इसका खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। बहरहाल अन्नदाता की तरह हुई मौत ने एक बार फिर किसानों की बदहाली और मौसम की मार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेरे पिता के खेत पर पहुंचने से मतलब गए थे खेत पर सरसों काटने के लिए, और वहां पर जब मेरी माँ पहुंची तो मेरे पिताजी खेत पर डेथ हुई थी उनकी। मेरे को तो लगता है यार साइलेंट अटैक या ठंड की वजह से। खेती किसानी 2 बीघा के करीब। रवि कुमार और उसका नाम है गोवर्धन कुशवाहा, जिसका मृत्यु हो गई। और खेत में अपने काम कर रहे थे, सिंचाई वो उसे ठंड के कारण से हम गए पड़ी में वहाँ खेत में। फिर कहीं नहीं ले आए, फिर वहाँ ले गए। फिर आपने 100 नंबर हमने फ़ोन लगाया, फिर भी गए तो उनने जानकारी लिखी। नहीं अस्पताल के लाने मौका ही नहीं मिला है। तो हमें तो यही लगा कि ठंड के कारण से हो गया कि यही ऐसा है, उसका कोई पता नहीं लगा है। अब यहाँ पर अब पता लगेगा। जी वही खेती बाड़ी का काम कर रहा था। हमारा नाम परमानंद कुशवाहा।
कानपुर में अवैध हथियार की गिरोह के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कानपुर में अवैध हथियार तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। कानपुर कमिश्नरेट कानपुर नगर द्वारा अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। एसटीएफ फील्ड यूनिट कानपुर और थाना सीसामऊ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध हथियारों की अंतर जनपदीय व अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई महाकालेश्वर मंदिर के सामने जीटी रोड के पास की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त स्वदेश कुमार सिंह चौहान 53 वर्षीय निवासी मैनपुरी से 4 अवैध पिस्टल 0.32 बोर और साथ ही 7 मैगजीन बरामद की गई है। अभियुक्त के खिलाफ थाना सीसामऊ में आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त को पहले से ही आपराधिक इतिहास इसका चल रहा है और साथ ही वहां इन्हें आसपास के जिलों में अपराधियों को 35,000 से 40,000 रुपए में इन पिस्टलों को बेचता था। और उसने यह भी बताया कि हम बंटे भाटिया के कहने पर ही किसी अज्ञात व्यक्ति को एक पिस्टल देने के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचा था। वो देखिए, आज एसटीएफ की स्थानीय इकाई और सीसामऊ की पुलिस के द्वारा एक अच्छी सफलता प्राप्त की गई, जिसमें 4 हाई क्वालिटी पिस्टल हमें बरामद हुई है, जिसको आप देख सकते हैं। और एक अभियुक्त स्वदेश कुमार चौहान जो कि ग्राम नैगवा थाना कृष्ण जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। और इसके साथ हमें .32 बोर की 7 मैगजीन और 4 पिस्टल .32 बोर की हमें मिली हुई हैं। इसने पूछने में बताया कि ये पिस्टल ये धार एमपी से लेके आता है और यहाँ पर किसी क्लाइंट को देने के लिए आया था। इसी बीच ये इसको जो है पुलिस ने अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक पिस्टल है और अच्छी क्वालिटी की है, और अगर ये किसी अच्छे गैंग के हाथ लग जाए तो बहुत नुकसान कर सकते हैं। भारी मात्रा में जो असला है वो कहीं ना कहीं शहर में आ रहा है, क्या लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रैकेट सिंडिकेट है जो इस तरह के जो शस्त्र सप्लाई कर रहा है? निश्चित ही ये बहुत बड़ा लीगल मार्केट है जिसमें वेपन्स इस तरह के आ रहे हैं, वो भी सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, ऑटोमेटिक हैं और .32 बोर का जो बड़ा कॉमनली अवेलेबल कार्ट्रिज है उसको यूज़ करके होता है। और अभी हमारी अभी हम लोगों ने इसको पकड़ा है, तो इससे विस्तृत पूछताछ की जाएगी, कहाँ से लाते हैं, किसको बेचते हैं। जिस आदमी के नाम बताए हैं उसके पीछे हम अभी कई टीमें लगाएंगे और प्रयास करेंगे कि बड़ा नेटवर्क जो है उसका नाम रखें। खबर कौशाम्बी से है, जहां शक्ति सृजन एक यात्रा के तहत कौशाम्बी पहुंची है। आपको बता दें कि महाकुंभ 2025 के दौरान चर्चाओं में आई सनातन प्रचारक हर्षा रिछारिया रविवार को सनातन की अलग जगाने कौशाम्बी पहुंची। इस दौरान उन्होंने भरवारी कस्बे में स्थित लखनलाल रिजॉर्ट में राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन के तत्वाधान में कराए जा रहे कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को कंबल भी वितरण किया है। कौशाम्बी पहुंचे हर्षा रिछारिया ने बताया कि सनातन के प्रचार को लेकर उन्होंने एक अभियान शुरू किया है, जिसे लेकर वह देश के हर छोटी बड़े हिस्सों में जाएंगी, जहां पर हम यह कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिनका नाम हमने दिया है शक्ति सृजन, एक यात्रा जो युवाओं, महिलाओं और बेटियों के अंदर विराजमान है, देवी शक्ति को जागृत करेंगी और देश युवा जो नशे, धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसी चीजों में को लेकर सोशल मीडिया पर गंदगी का शिकार हो रहे हैं, उन सबको वापस धर्म व संस्कारों से व परिवार से जोड़ने का यह एक अभियान है। बांग्लादेश पर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उन्होंने कहा कि हम वहां के हिंदुओं के साथ खड़े हैं और कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलेंगे। हमारे देश में भी ऐसी स्थिति ना आए, इसको लेकर भी यहाँ हमारा अभियान शुरू से हुआ है। और इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश में जो भी अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पीड़ित और सरकार उनके लिए ठोस कदम उठाते हुए आगे की कार्रवाई और साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। सनातन धर्म के प्रचार के लिए आगे आप और क्या करेंगे? सनातन धर्म के प्रचार के लिए हमने एक मुहिम, एक अभियान शुरू किया है।
और उस अभियान के माध्यम से हम देश भर के हर छोटे बड़े हिस्से में जाएंगे जहां पे ये कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसका नाम हमने दिया है शक्ति सृजन। एक यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो युवाओं, बेटियों, महिलाओं के भीतर बैठी विराजमान दैवीय शक्ति को जागृत करने की ये यात्रा है। हमारे युवा जो नशे में, लव जिहाद में, धर्म परिवर्तन का शिकार हो रहे हैं, सोशल मीडिया पे बहुत गंदगी का शिकार हो रहे हैं, उन सबको वापस धर्म, संस्कारों से, परिवारों से और समाज से जोड़ने का ये एक अभियान है और इसकी शुरुआत हम प्रयागराज से कर चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदू धर्म को मारा जा रहा है, इस पर बांग्लादेश में हिंदू धर्म पर अत्याचार हो रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है, एक तो वहां पे जो भी जितने हिंदू हैं, जो अल्पसंख्यक बचे हुए हैं, उन सबके साथ हम खड़े हुए हैं। जब भी ये मौका मिलेगा कि उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहना है, हम उसके लिए भी तैयार हैं। और वो स्थिति हमारे खुद के देश में कभी ना आए, उसके लिए भी हमारा ये अभियान शुरू हुआ है। और इसके साथ भी हम सब एक दूसरे के साथ मिलके खड़े हैं कि जहां भी सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमारी जरूरत पड़ेगी, वहां हम सब एक साथ हैं। भारत सरकार क्या कर रही है? किस पे? भारत सरकार क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार क्या कर रही है ये तो मैं कैसे बता सकती हूँ, ये आप लोग बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाएगी ताकि हमारे जितने भी हिंदू सनातनी भाई बहन बांग्लादेश के अंदर फंसे हुए हैं, उन सबको सुरक्षित निकाला जाए या फिर ऐसा कोई कदम उठाया जाए जिससे वहां पे जो ये लोग बांग्लादेशी अत्याचार कर रहे हैं हिंदुओं के ऊपर, उनसे उनको सबक मिले। मुझे नहीं पता था कि कौशाम्बी आके मुझे इतना प्यार, इतना स्नेह मिलेगा। और गुरुजी के सानिध्य में जो ये सारा कंबल वितरण कार्यक्रम जो वो हर साल अपनी संस्था की तरफ से करवाते हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस बार ये अवसर मुझे दिया और यहाँ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। खबर हरदोई से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक ने बीट प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक ने बीट प्रणाली को मजबूत किया है गोष्ठी करके और साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। हरदोई जनपद में अपराध नियंत्रण और जन सुरक्षा को पुख्ता करने के उद्देश्य से पुलिस लाइन में एक महत्वपूर्ण गोष्ठी आयोजित की गई। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में जिले के समस्त थानों से आए महिला व पुरुष आरक्षियों द्वारा उप निरीक्षकों ने भाग लिया। हर गोष्ठी के दौरान पुलिस अधीक्षक ने बीट पुलिसिंग को और भी अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने उपस्थित पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया है कि वे अपने आवंटित क्षेत्रों में सक्रिय रहकर सूचना तंत्र को मजबूत करें और जनता के बीच सुरक्षा का भाव पैदा करें। इस दौरान बेहतर कार्य प्रणाली और जनसंवाद के माध्यम से अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। खबर सीतापुर से है, जहां पर आलू लेकर जा रही एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर गिर गई है। आपको बता दें कि आलू लेकर जा रही तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरे गड्ढे में पलटी है और सड़क पर चलते समय अचानक पहिया निकल जाने से हुआ ये पूरा हादसा। जनपद के सिधौली महमूदाबाद मार्ग का मामला बताया जा रहा। हादसे में पिकअप में सवार 4 लोग बाल बाल बच गए हैं। अगली बड़ी खबर शाहजहांपुर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर शहर की चर्चित सामाजिक संस्था वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स के सौजन्य से एक विशाल निःशुल्क चिकित्सीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों मरीजों को मुफ्त जांच और परामर्श की सुविधा मिली है। शाहजहांपुर में आयोजित इस विशाल चिकित्सीय शिविर की शुभारंभ समाज सेवी चंद्रशेखर खन्ना उर्फ धीरू भैया ने भगवान गणेश के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया है। शिविर में नेत्र, कान, दंत रोग, होम्योपैथिक सहित विभिन्न विशेषज्ञों के लगभग 1 दर्जन डॉक्टर मौजूद रहे और साथ ही डॉक्टरों ने शिविर में पहुंचकर सैकड़ों मरीजों की जांच कर निःशुल्क परामर्श दिए हैं। साथ ही जरूरतमंदों को दवाइयां और चश्मे भी वितरित किए हैं। कार्यक्रम की जिम्मेदारी रिद्धि बहल और साथ ही पार्षद प्रदीप सक्सेना और रंजना तिवारी ने संभाली। इस अवसर पर सभी चिकित्सकों को संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम प्रभारी रंजना तिवारी ने शिविर में सहयोग देने वाले सभी डॉक्टरों का आभार व्यक्त किया। इस तरह वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स का यह प्रयास जनसेवा के क्षेत्र में एक सराहनीय पहल साबित हुआ है।
आज हमारे वीआईपी ग्रुप की तरफ से जैसा कि मालूम है कुछ 2-3 दिन के बाद हमारा नया साल शुरू है, तो वीआईपी ग्रुप की तरफ से ये हमारी यही कामना है हमारे सदस्यों की कि आने वाले साल में हमारे शहरवासियों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छा रहे और सब स्वस्थ रहे। इसी कामना को लेकर हम लोगों ने आज जो है यहाँ पर अपना स्वास्थ्य शिविर लगा रखा है, जिसमें हमारे करीब 1 दर्जन जो डॉक्टर हैं शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर, जिसमें आपके डॉक्टर संगीता मोहन, रवि मोहन और गौरव कौशल, डॉक्टर हेमेंद्र वर्मा और केपी सक्सेना जी और हमारी आरएमएल ग्रुप की आंखों के डॉक्टर की टीम पूरी आई हुई है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो हमारा कैंप यहाँ पे चल रहा है और काफ़ी मरीज आ रहे हैं, सब दिखा रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम उनकी है वो सब उनको सुन रहे हैं और उनको वहाँ पे दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। ग्रुप की तरफ से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है कि ये मलिन बस्तियों में और जहाँ मरीजों की संख्या ज़्यादा है और उन तक अगर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, इस उद्देश्य से वीआईपी ग्रुप ने ये एक मेडिकल कैंप की चेन का एक बीड़ा उठाया है और वो अलग अलग रिमोट एरियाज में जाके और समय समय पर लोगों को जागरूक भी करेंगे स्वास्थ्य के प्रति, और जो अगर कोई बीमार मिलता है या कोई परेशान है तो उनका चेकअप करके उनको दवाइयाँ देना या उनको कहीं अगर रेफ़र कराना है या कहीं भेजना है जिला अस्पताल से लेके और बाहर तक, तो उसकी व्यवस्था करना ये एक प्रयास है वीआईपी ग्रुप का और निश्चित तौर से ये वंदनीय है, अनुकरणीय है। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टरों के साथ साथ समाज के अन्य वर्गों का, खासकर मीडिया और पत्रकार बंधुओं का बड़ा योगदान है कि जो मरीजों को और परिवारों में जाकर ये जागरूक कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के प्रति उनका क्या दायित्व बनता है, अपने आसपास की सफाई, पानी वेस्टेज को रोकना, हरियाली रखना जिससे कि पॉल्यूशन कम हो, या इस ठंड में जब कोहरे का मौसम है तो इसमें एयर पॉल्यूशन को कम से कम कैसे किया जाए, इसकी भी चिंता करना, ये इस ग्रुप का उद्देश्य है। और ऐसे ही इस धरा को हरे से हरा कैसे करें, इसलिए ये लोग अभी जून जुलाई में जब बरसात के मौसम में पौधारोपण का एक बृहद कार्यक्रम चलाते हैं। ऐसे ही इन्होंने अभी नए वोटर्स का बनना या जो नहीं है उनका वोट कटना, इसके प्रति भी लोगों को जागरूक किया है, जिसको आप SIR बोलते हैं। तो निश्चित तौर से एक सभ्य समाज में, एक जागरूक समाज में हेल्पिंग के तौर पर वीआईपी ग्रुप का अपना योगदान है। इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स हमारे जनपद शाहजहांपुर की एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी संस्था है और बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है, जो समय समय पर मेडिकल कैंप्स के अलावा जितनी भी हमारे समाज में जो विपदाएं आती हैं, कुछ भी आता है, तो हमेशा जैसा कि नाम दर्शाता है वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स, तो हमेशा हम लोग खड़े रहते हैं सबकी मदद करने के लिए। तो इसी तत्वाधान में आज यहाँ पर चित्रा टॉकीज में एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है बहुत ही विशाल स्तर पर, जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेंटिस्ट, ऑप्टीमेट्रिस्ट, आंखों के डॉक्टर, जनरल फिजिशियन, होम्योपैथिक डॉक्टर्स सभी लोग मौजूद हैं और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर दीपा सक्सेना जी भी हमारे बीच में आज हैं। तो आज हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम पहले लोगों का पंजीकरण हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके बाद फिर पेशेंट देखे गए, साथ में मरीजों को अवेयरनेस भी पैदा की गई कि अब हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति कैसे जागरूक रहना है। और आज के मेडिकल कैंप की प्रभारी श्रीमती रंजना तिवारी जी और रिद्धि बहल जी और वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स की जो सचिव हैं ज्योति गुप्ता जी, कोषाध्यक्ष, और अभिनय कुमार गुप्ता जी, जिनके सानिध्य में ये सब आज कैंप संभव हो पा रहा है। और इसमें आज श्रीमान धीरू खन्ना जी सपत्नीक शामिल हुए और यहाँ के पार्षद प्रदीप जी भी हैं यहाँ पर और दिवाकर मिश्रा जी भी हैं। आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से जनमानस को यहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है, निःशुल्क सेवाएं, परामर्श सभी कुछ दिया जा रहा है। तो वीआईपी ग्रुप विद हेल्पिंग हैंड्स को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और कैंप के प्रभारी जो कि मेरे साथ ही खड़े हुए हैं उन सबको भी। खबर बदायूं से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रज प्रांत का 66वां प्रांत अधिवेशन हुआ है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ब्रज प्रांत का 66वां प्रांत अधिवेशन ऑडिटोरियम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही सांसद, विधायक और मंत्री निकलते हैं। उन्होंने कहा कि पहले विद्यार्थी परिषद का कॉलेज और डिग्री कॉलेज में चुनाव होता था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि वह संसद में विद्यार्थी परिषद का कॉलेज और डिग्री कॉलेज में चुनाव कराने की बात रखेंगे। इस अवसर पर
और ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य और एमएलसी वागीश पाठक, विधायक महेश चंद्र गुप्ता, जिला अध्यक्ष राजीव गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष शरदेंदु पाठक और साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। एबीवीपी के कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में वहां पर उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा करीब 2 बजे ऑडिटोरियम में वहां पहुंचे और ऑडिटोरियम में पुलिस प्रशासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही। भाई बहनों का, विशेष रूप से दिल्ली जी का, अपने दिग्विजय जी का, आपका भैया आ रहा सौरभ भाई, अपने प्रांत अध्यक्ष जी का, सभी का आगे हैं राज्यों से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने प्रांत से आए अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं SIR का कार्यक्रम चल रहा है, हम SIR के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग की जो भारत निर्वाचन आयोग का जो आग्रह है उस अनुसार शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पारदर्शी मतदाता सूची की बहुत आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, सब लोग पारदर्शिता शुचितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद। अभी वोट कट गए हैं और उन कटने के बाद विरोधी लोग लगातार, कोई कटा नहीं है, यदि कोई मृतक है तो उसका नाम होना चाहिए। आप बताओ, 50 विधायक एक कमरे में बैठकर जो है, मैं पूछ रहा हूँ उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। जो आपके शहर में, आपके जिले में उसका कोई अता पता नहीं, क्या नाम उसका होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता की अहर्ता नहीं रखते हैं उनको डिलीट किए जाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। ये विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बिहार में SIR के बाद चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार बनी है और वहां तेजस्वी के और राजद के, RJD के गुंडा राज, जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडा राज, जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 50 विधायक एक कमरे में बैठकर मीटिंग करते हैं। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि उनको आमंत्रित कर रहे हैं। ब्राह्मणों को जैसे वोट परसेंट लगातार घट रहा था भैया, अब जैसे बिहार में 70% से अधिक वोट पड़ा, अभी देखना उत्तर प्रदेश में 27 में चुनाव होगा, ये वोट प्रतिशत 75 से 80 तक जा सकता है, क्योंकि मतदाता सूची पूरी तरह से शुद्ध परिष्कृत बनी है। 50 विधायक एक कमरे में बैठे ब्राह्मणों के बड़े नेता हो रही है, 50 विधायक एक कमरे में बैठक हो गई। और विद्यार्थी परिषद के इस अधिवेशन में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। भोजन तैयार है। सर क्या कहना, यदि कोई मृतक है तो उसका नाम होना चाहिए। आप बताओ, 50 विधायक एक कमरे में बैठकर जो है, मैं पूछ रहा हूँ, जो मृतक है उसका नाम होना चाहिए मतदाता सूची में। जो आपके शहर में, आपके जिले में उसका कोई अता पता नहीं, क्या नाम उसका होना चाहिए। ऐसे सभी लोग जो भारत निर्वाचन आयोग में मतदाता की अहर्ता नहीं रखते हैं उनको डिलीट किए जाने का काम पहली बार नहीं हो रहा है। ये विपक्ष के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है, बिहार में SIR के बाद चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन की सरकार बनी है और वहां तेजस्वी के और राजद के, RJD के
गुंडाराज जंगल राज को बिहार की जनता ने नकार दिया है और उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। 27 में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अधिवेशन में मैं एबीवी के सभी अपने साथियों का, भाई बहनों का, विशेष रूप से निधि जी का, अपने दिग्विजय जी का, भागीश पाठक जी का, अपने प्रांत अध्यक्ष जी का, सभी का हृदय की गहराइयों से उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और पूरे प्रांत से आए अपने सभी कार्यकर्ता साथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है राष्ट्र के नवनिर्माण की, युवाओं में चेतना स्थापित करने की और वर्तमान परिस्थितियों में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उन्हें खदेड़कर बाहर करने की। आप जिस ढंग से देख रहे हैं एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है, हम एसआईआर के लिए भी अपने विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से कहना चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे मतदाताओं की पहचान करें जो मृतक हो गए हैं, जो घुसपैठिए हैं, ये आईडी नीचे रखो यार, मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए, उनको चिन्हित करें। बेहतर पारदर्शितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद करें। भारत निर्वाचन आयोग की भारत निर्वाचन आयोग को जो आग्रह है उस अनुसार शुचिता पारदर्शितापूर्ण चुनाव के लिए पारदर्शी मतदाता सूची की बहुत आवश्यकता है। और इसके लिए मैं विद्यार्थी परिषद के अपने सभी भाई बहनों से आग्रह करता हूं, सब लोग पारदर्शिता शुचितापूर्ण मतदाता सूची बनाने में भारत निर्वाचन आयोग की मदद अभी वोट पड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की इन तमाम खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।